हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो रिसेंटली अभी हमने खत्म किया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। होपफुली बड़ा अच्छे से समझ में आया आप सभी को। ठीक है, और बोला था मैंने कि इसमें जो हम पढ़ेंगे वो इनऑर्गेनिक में काफी काम आने वाला है हमारे। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो कुछ कंसेप्ट जो हम सीख के आए प्रीवियस चैप्टर में उनको यूज करेंगे इसमें, और चलते हैं देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या है हमारे लिए। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस हिसाब से हम इजी बना सकते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो काफी बेसिक रहेगा ये चैप्टर आपका, और जो आप कवर करके आए वो भी आपके काम आने वाला है, तो ध्यान से देखेंगे। तो जैसे चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग और दूसरा है इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक्चुअली पॉइंट ये है कि जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग करने का तरीका होता है। ठीक है, आप सभी को इतना पता ही है, आप जूनियर क्लास में पढ़ के आए कि जो बॉन्ड है, बेसिक बॉन्ड के बारे में आपको पता ही है कि वो आयनिक या कोवलेंट टाइप का होता है। आपने सुन रखा होगा इसके बारे में, आपको पता भी होगा, आपको एग्जांपल भी क्लियर होंगे, आपको पता होगा कि बॉन्ड सेटअप कैसे होते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ आपने थोड़े बहुत लेवल स्ट्रक्चर्स भी पढ़े होंगे अपनी जूनियर क्लास में। अपने लेवल स्ट्रक्चर में हम बड़े बेसिक मॉलिक्यूल की बात करूं तो वाटर मॉलिक्यूल है जैसे, तो आपको उसका स्ट्रक्चर पता होगा कि ये वाटर का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, आपको बताया गया होगा इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। ये जो लोन इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर है इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है, ये बेसिक लेवल इसके अंदर पढ़ना है। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि ये आपकी साइंस का फाउंडेशन सीरीज का कोर्स है, यानी कि 11th क्लास का कोर्स है कह सकते हो आप। तो फाउंडेशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि बेसिक है। तो बेसिकली आपको बॉन्डिंग के बारे में बड़ी डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, जब आप बॉन्डिंग के बारे में सीख चुके होंगे तो आपको नए कंसेप्ट मिलेंगे पढ़ने के लिए, जो आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में समझाएंगे, पुराने से लेकर के नए स्ट्रक्चर तक जो प्रीवियस टाइम में यूज करते थे वो सब चीजें, और साथ साथ जो है एक परफेक्टली पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए किसी मॉलिक्यूल का, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि बॉन्डिंग जो है कैसे होती है और किस तरह से हम इसको सीखेंगे। ठीक है, किस तरह से इसको बनाएंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है, जो केमिकल बॉन्ड होता है, ये बड़ा सिंपल सा केस है। कैसे बनेगा ये? इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय participating participating atoms। जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन का जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से केमिकल बॉन्ड सेटअप होता है। जैसे एग्जांपल मैं यही दे दूं, जैसे ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसके पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, इसके पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग करेंगे और एक बॉन्ड सेटअप होगा इस तरह से, इस तरह से H2 मॉलिक्यूल में। इसमें दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखाऊंगा मैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके लिए रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके लिए रहेगा। ठीक है, तो बॉन्ड सेटअप करना आता है आप सभी को। तो आपको इसमें पता चल रहा है ये दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम्स थे, इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू क्या बना लिया, एक शेयरिंग की है, शेयर्ड पेयर बना है। यानी कि क्या बना, ये शेयर्ड पेयर बना, और शेयर्ड पेयर की वजह से दोनों एटम्स आपस में जुड़ गए हैं। क्या हुआ है, ये आपस में जुड़ गए हैं, जुड़ने की वजह से इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड। क्लियर है सभी को? ओके, तो केमिकल बॉन्ड के बाद जो है हम इसमें देखेंगे कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था किस तरह से हो सकता है। ठीक है, किस तरह से हो सकता है, तो इसके बेसिस पे जो है हमारा केमिकल बॉन्ड, बेसिकली हम उसको आयनिक बॉन्ड और दूसरा कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, इनके बेसिस में इसको हम डिवाइड करते हैं। अब ये आप सीख के आए हुए हो कि आयनिक बॉन्ड जो है उसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या बॉन्ड होगा उसका, क्या नाम होगा उसका, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जो आयनिक बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से मैच होते हैं, किस तरह से पार्टिसिपेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन, one electron is transferred, वन क्यों, उसको मैं वन और मोर लिखूंगा, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसको सीधा सीधा लिख लो, सेटअप ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस तरह का ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर,
कैसा ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का? कंप्लीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कंप्लीट शेयरिंग लिख सकता हूं मैं। इसमें कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन जो है, एक एटम जो है पूरी तरह से लीव नहीं करेगा, वो उसको रखेगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये बात आप सभी को पता है कि ऑक्टेट का क्या मतलब है। दो चीजें होती हैं, एक होता है डबलेट, एक होता है ऑक्टेट। अब डबलेट रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल होगा। और डबलेट रूल को फॉलो करने वाले कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स ही हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इस तरह से। ठीक है, हीलियम के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन के साथ, देखो कहां पे रखा हुआ है, नॉर्मल गैसेस के साथ। ठीक है, और ऑक्टेट रूल का क्या मतलब हो गया कि अगर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्टेबल हो जाते हैं। आप सभी को पता है कि कोई भी जो एलिमेंट रिएक्शन कर रहा हो किसके लिए कर रहा है, बॉन्डिंग जो कर रहा हो किसके लिए कर रहा है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, अब जैसे बात करें नियोन की, एक सिंपल सा एलिमेंट मैंने नियोन चूज किया। नियोन का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटॉमिक नंबर 10 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 8, यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के साथ वो भी चुपचाप बैठा रहता है, मतलब कि रिएक्शन नहीं करता। ये आप सबने देखा है कि नियोन का कोई कंपाउंड नहीं होता, जैसे आपने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है, इन सबके बहुत सारे कंपाउंड देखे होंगे। ठीक है, फास्फोरस वगैरह के, आयरन के, ठीक है, स्कैंडियम के, लेकिन नियोन का कोई कंपाउंड देखने को नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला होगा? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल है, तो उसको ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की रिक्वायरमेंट है, ना ही गेन करने की। तो इस तरह की कैटेगरी में जो डबलेट ऑक्टेट में आते हैं वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, जो नहीं है वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन या तो लूज करना चाहेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे पार्टिसिपेटिंग अदर एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हो रहा है डबलेट फॉलो करने के लिए, डबलेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से होता है, या तो कंप्लीट शेयरिंग से होगा इलेक्ट्रॉन की, या होगा म्यूचुअल शेयरिंग के साथ। समझ में आ गई बात है मतलब। तो अभी कंप्लीट शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन है ये किस तरह से होता है, इसका एग्जांपल मैं पुट कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ साथ हम बेसिक स्ट्रक्चर भी अब इसमें कवर कर लेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, डिटेल में हमने इसको बाद में करना है, बेसिक स्ट्रक्चर जो आप सीख के आए हो। जैसे इसमें एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया जाता है, MgCl2 एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे। MgCl2 जो है उसमें मैं मैग्नीशियम को कैसे रखूंगा, इस तरह से मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम इस तरह से रहेगा और यहाँ पे रहेंगे 2 क्लोरीन। ठीक है, 2 क्लोरीन रहेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम और क्लोरीन जो है, मैग्नीशियम के पास आपको पता है आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 8 2, और इसके पास रहता है 2 8 7, इसके पास रहता है 2 8 7, ये दोनों तो सेम ही है, दोनों क्लोरीन तो सेम ही है ना ये। चलो, अब ये जो है इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा और ये दे देगा इसको आउटर मोस्ट शेल में, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको आउटर मोस्ट शेल में दे देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है कुछ ऐसा होगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2 8, मतलब कि स्टेबल हो गई है, और साथ में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा 2 पॉजिटिव। ठीक, समझ आ गया। साथ में यहाँ पे है क्लोरीन, इसने 2 8 8 एक गेन कर लिया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके साथ, और इसने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2 8 8 कॉन्बिनेशन देखो तीनों की लिख दी मैंने, तीनों स्टेबल फॉर्म में है, और ऐसा हुआ सिर्फ तभी पॉसिबल जब कंप्लीट शेयरिंग हुई है। मैग्नीशियम ने अपने पास रखा ही नहीं इनको, क्योंकि जरूरत नहीं थी इसको। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ देखो डबल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ सिंगल नेगेटिव, यहाँ सिंगल नेगेटिव, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज हो रहा है और ये 2 पॉजिटिव। अगर मैं इन तीनों एलिमेंट्स को आपस में मिला दूं, तीनों स्पीशीज को अगर मैं आपस में मिला दूं तो क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएंगे, तो चार्ज भी नहीं रहेगा इन पे। ठीक है ना, चार्ज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे ये, जो कि एक स्टेबल पार्ट है। ठीक है, दूसरी बात, तीनों के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनके बीच में जो चार्ज है उस चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये मैग्नीशियम का एटम, ये क्लोरीन का एटम, और ये क्लोरीन का एटम, MgCl2 इस तरह से होगा। लेकिन अगर हम कायदे से देखें तो मैग्नीशियम का एटम बड़ा छोटा होता है क्लोरीन के कंपेयर में, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा मैग्नीशियम, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, MgCl2। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे लिखा सकते हो MgCl MgCl, या इसको आप ऐसे लिखा सकते हो MgCl MgCl। ठीक है, ये सब आपने सीख ही रखा है जूनियर क्लासेस में। तो MgCl2 इस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है, अभी मर्जी आपकी, जैसे मर्जी लिखो, क्योंकि हमने अभी तक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात नहीं की है, तो आप जैसे मर्जी लिख सकते हो अभी फिलहाल।
ठीक है। एक पर्टिकुलर परफेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम आगे थ्योरीज में पढ़ेंगे, पर एक बार हमें बॉन्डिंग वाला पार्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया। ठीक है, ओके। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में किस तरह की बॉन्डिंग होती है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे। ठीक है, अब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे कि आपके पास एक सिंपल सा बड़ा बेसिक सा एग्जांपल PCl3, बहुत कॉमन एग्जांपल है। बहुत से मतलब इसी के थ्रू काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी इसमें क्या है। जैसे PCl3 के अंदर क्या होगा, सीधा मैंने बॉन्ड बना के दिखा दिया यहाँ पे। तीन क्लोरीन जैसे मैं यहाँ अलग अलग दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों क्लोरीन मैंने अलग अलग दिखा दिया। इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन आप ड्रॉ करो फटाफट, कितने हैं इसमें? 7 होंगे। इसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक है, और फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 5 होंगे। आपको करना ये है कि आपको आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं बॉन्डिंग शो करने के लिए, क्योंकि बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? जो आउटर मोस्ट के होते हैं, इनर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो करना ये है कि जो सराउंडिंग एलिमेंट्स हैं, जो भी एक मॉलिक्यूल होता है उसमें जो लेस नंबर होगा वो सेंटर में रहेगा। ठीक है, जो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है वो सेंटर में रहेगा। तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, सराउंडिंग में है। ठीक है, तो सराउंडिंग एलिमेंट की आपको वैलेंसी पूरी करनी होती है। आप देखोगे कि ये जो है बॉन्ड बन रहा है इसके बीच में, एक्चुअली डॉटेड से दिखाएंगे, बोल्ड लाइन से दिखाएंगे। ये देखो इसका अपडेट पूरा हुआ है यहाँ पे। उसी तरह से इसके बीच में बॉन्ड दिखा के मैं इसका अपडेट दिखा सकता हूँ, ये बॉन्ड दिखा करके मैं इसका अपडेट दिखा सकता हूँ। क्लियर हो गया सभी को? और फॉस्फोरस के रिगार्डिंग मैं ये देखो इस तरह से लूंगा इसको। ठीक है, क्योंकि अब म्यूचुअल शेयरिंग मुझे बता रही है, तो मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ आपको। क्लोरीन का जो ये इलेक्ट्रॉन था, जैसे प्रीवियस एग्जांपल था NaCl2 का, उसकी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से उधर ले दिया, और ना ही फास्फोरस ने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। क्योंकि अगर ये दोनों ऐसा करेंगे तो दोनों की स्टेबिलिटी हार्म होगी अपनी जगह पे। ठीक है, इसलिए दोनों क्या करते हैं, इनको म्यूचुअली शेयर करते हैं। मतलब इसके लिए ऑक्टेट इस क्लोरीन के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, मतलब कि इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो 5 तो इसके खुद के हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को रखेगा ही, क्योंकि अपना दे दिया उसके पास 6 रह जाएंगे। ठीक है, तो ये उसको अपने साथ रखता है। तो कुल मिलाकर के ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो ये आप देखोगे यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग है, यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग है, यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग है। इस तरह की बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। समझ में आई सभी को बात? ठीक है, इसमें एक नई चीज आपको क्या सीखनी है, हो सकता है आपने 10th क्लास में सीखा हो इसको। आपको यहाँ पे बॉन्ड पेयर और शेड पेयर या फिर शेड पेयर एक ही बात होती है, इनका ध्यान रखना है। ठीक है, इनका ध्यान रखना है। बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, ये आपके बहुत काम आने वाला टॉपिक है, शेड पेयर और बॉन्ड पेयर का। ठीक है, जो स्ट्रक्चर मैं समझाऊंगा इन फ्यूचर, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हमारी, तो उसमें काफी कंसेप्ट काम आएगा आपके। तो जैसे बॉन्ड पेयर और शेड पेयर कितने हैं, एक तो बात हो पूरे मॉलिक्यूल पे। मैं पूरे मॉलिक्यूल की बात करूं तो देखो यहाँ पे लोन पेयर एक यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लोन का मतलब लिखा दिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 और 10। लोन पे टोटल कितना हो गए? 10, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सॉरी, ये यहाँ पे लिखना था मुझे, सॉरी, ये तो लिखना था 10 पेयर्स। और शेयर्ड पेयर की बात करें तो ये देखो, ये शेयरिंग में आ रहा है 1, ये 2 और ये 3, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3 शेयर्ड पेयर है। तो PCO3 में कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर हैं आप बता दोगे इजीली। इसी तरह से अदर मॉलिक्यूल्स में भी बता दोगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है मतलब आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग है, समझ में आ गया आप सभी को। डिटेल में जो है, डिटेल में आप 10th क्लास का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो देख सकते हो। ठीक है, लेकिन वही बात है कि ये 11th क्लास है, तो इसमें थोड़ा सा आपको एडवांस हो बताएंगे। ठीक है, तो एक तो ये एग्जांपल्स हो गए, एग्जांपल्स में बॉन्डिंग का जो एक कंसेप्ट था वो समझाया मैंने। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का कंसेप्ट समझाया मैंने। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कह सकते थे कि लोन पेयर अगर आपको अलग अलग काउंट कर रहे हो, कोई पूछे कि सेंट्रल एलिमेंट के लोन पेयर कितने हैं, सेंट्रल एटम के कितने हैं, हाँ सेंट्रल, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेंट्रल के कितने हैं? 1। ठीक है, सराउंडिंग के कितने होंगे? ये हो जाएंगे 9। ठीक है, पर क्लोरीन कितने हैं? 3। सुनना नहीं कैसे, हर एक क्लोरीन के 3 लोन पेयर है, और सभी सराउंडिंग में मिला करके 3 3 3 3 9 हो जाएंगे टोटल, और सेंट्रल रहेंगे 1। तो ये आपके पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का कंसेप्ट है। ठीक है, और इस तरह से अदर एग्जांपल्स के अदर एग्जांपल्स का ट्राई कर सकते हो, नेचर्स का फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है,
तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हम कवर कर रहे हैं जैसे इस तरह से कि जो हमारे पास बॉन्ड भी हमने बॉन्ड बता दिया, एक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये बड़ा ध्यान से पढ़ना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कंसेप्ट है इसके बेसिस पे हम एक टॉपिक कवर कर सकते हैं जो कि आपको बहुत यूजफुल रहेगा, परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ बॉन्ड ये हम कवर कर सकते हैं इसके बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। अब जैसे यहाँ पे आपको बताया जाता है ये कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आयनिक हो गया और म्यूचुअल शेयरिंग से क्या हो गया, कोवैलेंट हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैसे निकालें, हम ये देख सकते हैं इसके बेसिस पे कि कोई बॉन्ड कितने परसेंट तक आयनिक है और कोई बॉन्ड कितने परसेंट तक कोवैलेंट है। ठीक है, तो ये देखते हैं। जैसे देखिए इस टॉपिक में ये समझना है आपको, सिंपल सा टॉपिक, जैसे कि मान लो मैं आपको यहाँ देता हूँ लिथियम फ्लोराइड और इससे पूछा जाएगा इसका परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम आइडिया लगा सकते हैं। तो लिथियम जो होगा, लिथियम और ये फ्लोरीन, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.0। ठीक है, ये बताया हुआ है सभी को। और फ्लोरीन का होता है 4.0। प्रीवियस क्लास में बताया, मैंने बोला प्रीवियस क्लास के कंसेप्ट काम आएंगे, वो आ रहे हैं यहाँ पे। इसमें 1.0, इसका 4.0। अब डिफरेंस देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कितना है, 3.0 का डिफरेंस कितना हुआ, 3.0 का। बस ये डिफरेंस देखना आना चाहिए। ठीक है, अब ये डिफरेंस देखना आ गया क्योंकि आसान बहुत है। तो यहाँ पे परसेंटेज आयनिक करेक्टर के लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहला पॉइंट, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between participating elements is less than 1.9। अगर 1.9 से कम होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट करेक्टर। ठीक है, कोवैलेंट करेक्टर हो जाएगा बॉन्ड का, मतलब उसमें मोर देन 50% कोवैलेंट करेक्टर है। बॉन्ड जो है मोर देन 50% कोवैलेंट है, बात समझ में। ठीक है, सेकेंडली जैसे ये इसका एग्जांपल दे देता हूं, देखो जैसे वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम एक जो बेसिक कंसेप्ट हम यूज करते हैं, जो भी समझाया है 10th में सीखते हो, ये वाटर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब इसकी इसका डबलेट कैसे पूरा हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर करते हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन का भी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक ये रहा। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये है ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और ये है हाइड्रोजन का। तो ये जो होगा इस तरह से म्यूचुअली शेयरिंग करके हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का ऑक्टेट और डबलेट रिस्पेक्टिवली पूरा हो रहा है। ठीक है, अब बात करें इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 बताई हुई है, मैंने समझाया हुआ है, लिखाया हुआ है। और 3.0 जो है ये किसके लिए रहता है, ऑक्सीजन। एक्चुअली 3.5 होता है ये। ठीक है, क्लियर है, 3.5। अब डिफरेंस देख लो इसमें कितना आता है, डिफरेंस इसमें कितना हो गया 1.4 का, तो लेस देन कितना हो गया 1.9। दैट मींस ये मोर देन 50% क्या है, कोवैलेंट है। क्लियर हो गया सभी को। सेकंड पॉइंट ये देखना है, इफ डिफरेंस इज 1.9 देन जो बॉन्ड होगा वो 50% क्या होगा, आयनिक, और 50% क्या होगा, कोवैलेंट। क्लियर हो गया सभी को। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आप कैरेक्टर बता सकते हो बॉन्ड का, वो प्रीडोमिनेंटली कैसा है, आयनिक है या कोवैलेंट है। देखिए अगर आपसे कहा जाए कि कंप्लीट शेयरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो है कोई बॉन्ड आयनिक होता है, वो प्योरली 100% आयनिक होने के चांसेस होते हैं, कम होते हैं। मतलब 100% आयनिक होना डिफिकल्ट केस है, उसमें कुछ परसेंटेज कोवैलेंट का भी रहेगा। तो कितना कोवैलेंट है कितना आयनिक है वो आप इस कंसेप्ट से इजीली आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी को, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हैं और फॉर्मुलेशन के थ्रू परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 देखो क्या है। पॉइंट नंबर 3 सभी को समझ में आ ही गया है लिखने से पहले कि अगर मोर देन 1.9 होगा देन 50%, मतलब कि हम इसको लिख देते हैं मोर देन 50% आयनिक करेक्टर होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, मोर देन 1.9 होगा। क्लियर होगा सभी को। ठीक है, तो इस तरह से हम उनको कवर करके चलेंगे।
जैसे लिथियम क्लोराइड का एग्जांपल दिया 3.0 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको दे दिया लिथियम फ्लोराइड दे दिया और दे दिया NaCl, और आपको पूछना है दोनों, आपसे पूछा जाता है कि दोनों है तो आयनिक, ठीक है, दोनों है तो आयनिक, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको दे देगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको दे देगा, दोनों है तो आयनिक, लेकिन ज्यादा आयनिक कौन है वो कंसेप्ट कहां से पता चलेगा, इस कंसेप्ट के थ्रू। अब आप यहाँ देखोगे 3.0 का डिफरेंस आया इनके बीच में, 3.0 का। अब NaCl में देखो ये 0.98 होता है सोडियम जो है, चलो हम इसको 1 ले लेते हैं ऑलमोस्ट इसको भी। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है 3.0, तो आप देखोगे कि जो डिफरेंस है वो कितना रह गया 2.0, ऑलमोस्ट 1 का डिफरेंस है। तो आप बड़े इजीली बोल सकते हो कि लिथियम क्लोराइड जो है वो हाईली क्या होगा, आयनिक होगा। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे LiCl भी रख सकते थे, LiCl भी रख सकते थे। अब यहाँ पे मैंने इसको 1 लिया है, लिथियम को भी 1 लिया है, लेकिन जो सोडियम है वो थोड़ा सा कम होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा तो हिसाब से देख लोगे फिर उस चीज को। ठीक है, तो कंपेयर करना इजी हो जाता है इस कंसेप्ट से। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मैंने यहाँ इसलिए बता दिया है क्योंकि अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है लग रहा होगा ये टेंथ में पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अलग बताना था वो मैं बता चुका हूँ। और ये जो मैंने अलग बताया ये आपको सभी को समझ इसलिए आया होगा क्योंकि आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अच्छे से स्टडी किया है। और एक तरह से मेरे को इसको ये टॉपिक अभी इंट्रोड्यूस करवाने का ये भी मुझे बेनिफिट मिल रहा है कि मैं आपको ये शो कर पा रहा हूँ कि जो आपने पढ़ा वो किस तरह से काम आ रहा है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा आगे भी काम आने वाला है जैसे यहाँ काम आया। ठीक है, तो ये सब नोट कर लो। और उसके बाद जो है अभी हमने जो है लिथियम सॉरी आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये कवर किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंपाउंड्स के बारे में बता देता हूँ कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। सिंपल सी चीज है कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं किसी एलिमेंट जो जैसे कि सोडियम और फ्लोरीन था या सोडियम और क्लोरीन था, सोडियम और क्लोरीन ने आपस में इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन करके कंप्लीट शेयरिंग की वजह से आयनिक बॉन्ड बनाया। तो ये जो कंपाउंड बना जिसमें आयनिक बॉन्ड है इसको क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और कोवलेंट कंपाउंड किसको कहा जाएगा, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होगी, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग का बॉन्ड यानी कि जिसमें कोवलेंट बॉन्ड है उसको क्या कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो होपफुली आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड, ठीक है, दोनों क्लियर हो गए होंगे। और जो आज हमने नया कंसेप्ट सीखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दो चीजें मैंने सिखाई हैं और तीसरी चीज जो है वो आपको अपने बुक में से देख के करना बड़ा सिंपल सा, मैं यहाँ पे उसको मतलब ट्रांसलेट नहीं करूंगा, हम तो बड़ी इजी सी चीज है। ठीक है, कि आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं आप देख लोगे। ठीक है, अदरवाइज वो भी मैंने कवर करवा रखा है मेटल नॉन मेटल की वीडियो में, वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो चीज इसमें हमने कवर करनी है वो है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। पहले छोटा सा टॉपिक कवर करवाता हूं, जैसे ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल जो है, ऑक्टेट रूल के बारे में क्या कवर करवा रखा है कि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। अब यहां से मैं इसके लिमिटेशन करवा देता हूं। ऐसा नहीं है कि सभी एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करते हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करते हैं, जैसे कि परफेक्ट एग्जांपल था PCl3 का, ये लिमिटेशन में नहीं है, इसका परफेक्ट एग्जांपल PCl3 का था। अब आपको मैं बना के दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखो PCl3 में इस तरह से था। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में 8 थे, ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट पूरा था, इसका इलेक्ट्रॉन पूरा था ऑक्टेट यानी कि, और इसका भी ऑक्टेट पूरा था। ठीक है, और यहाँ दोनों थे, इसका भी ऑक्टेट पूरा था। परफेक्ट एक स्टेबल मॉलिक्यूल है ऑक्टेट के लिए। इसमें 4 पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स या एटम्स हैं, सॉरी एटम्स हैं, एलिमेंट तो 2 ही हैं, एक क्लोरीन एक फास्फोरस। तो 4 पार्टिसिपेटिंग इसमें एटम्स और चारों का ही एक बोलते हैं कि ऑक्टेट जो है बिल्कुल कंप्लीटली पूरा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कई सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिसको मैं लिमिटेशन में नोट करूंगा जिनकी जो है ऑक्टेट जो है पूरे नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे ऑक्टेट किसका नहीं पूरा हो पा रहा है, जैसे AlCl3 की बात करें। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहता हूँ आप बनाओगे इस तरह से, एल्यूमिनियम क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन, आउटर मोस्ट में इसमें 6। ठीक है, ये 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, क्योंकि एक बॉन्ड मेरे को यहाँ दिखाना है ये इस तरह से। क्लियर हो गया। अब इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है और इसका भी ऑक्टेट पूरा है।
लेकिन बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाया। कंपाउंड बन गया लेकिन ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाया। तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कहते हैं। और एक और एग्जांपल इसका मैं दूं, एक आपने देखा होगा PCl5। PCl5 में क्या होने वाला है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इसको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, इस तरह से, यहाँ पे एक और क्लोरीन, ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा सभी को, और ये भी, ठीक है, इस तरह से होगा ये, इस तरह से। तो PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसे इजीली बन जाएगा, जो यहाँ लोन पेयर थे वो कम हो जाएगा। PCl3 में भी हमने देखा था 10 लोन पेयर थे, अब कितने रह गए? 9। सेंट्रल पे एक था, वो अब 0 रह गए। ठीक है, इस क्लोरीन ने एक और बॉन्ड बना लिया, इसने बना लिया। अब फास्फोरस के सराउंडिंग में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। तो इसमें 8 से ज्यादा हो रहे हैं। तो PCl5 टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। क्या बोला जाता है इनको? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। तो ये कवर हो जाएगा इसका जो लिमिटेशन है। ठीक है, और एक लिमिटेशन में डबलेट ग्रुप को भी बोलते हैं, ऑक्टेट वाला को स्टेबल माना जाता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स 2 के साथ भी स्टेबल हो रहे हैं, जैसे हीलियम वगैरह, जिसको हम डबलेट ग्रुप में काउंट कर लेते हैं, वो भी इसके लिमिटेशन में काउंट है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सॉरी ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ एग्जांपल थे, वो कवर करवा दी मैंने। ठीक है, तो जो मैंने आज कवर करवाया है, मतलब जो मैंने बोला था ये जो टाइप्स हैं, टाइप्स मैं बता देता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज वीडियो अदरवाइज लंबा हो जाएगा, लंबी हो जाएगा, तो इतना कवर करके आओ, मन से पढ़ो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी से जल्दी, और फिर हम उसमें पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। तो होपफुली आज का जो वीडियो वो मिला जुला सा है, मिला जुला इस सेंस में कि आपको आयनिक और कोवेलेंट जो मैंने पढ़ाया वो आपको आता भी था, लेकिन कुछ कंसेप्ट मैंने नहीं भी बताया इसमें। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट मिला करके पढ़ना है, और प्रॉपर्टी जरूर नोट करनी है नोटबुक में। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा सभी को। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।